हर हर महादेव मित्रों, तो हम लेके आए हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर जनवरी 25 एग्जाम फॉर सीए फाउंडेशन एज वेल एज इंटर लॉ। अगर आपको सीए फाउंडेशन और इंटर लॉ में जनवरी 2025 के एग्जाम में अच्छा खासा सक्सेस चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए और कॉन्फिडेंटली अगर आप लॉ सब्जेक्ट को पास करना चाहते हो तो कृपया 10-15 मिनट निकालिए, बाजू में बैठ जाइए। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि इसके अंदर बहुत डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, कितने घंटे हमको लगेंगे, कौन कौन से बुक्स हमने करने चाहिए, क्या हमने फास्ट ट्रैक करना चाहिए, रिवीजन लेक्चर करना चाहिए, रेगुलर बैच करना चाहिए, हमने एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस सीए लॉ के अंदर फाउंडेशन या इंटर दोनों जगह पे अगर पस्त हो चुका है, आपको डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, डरने की जरूरत नहीं। एक प्रॉपर प्लान के साथ में आप ये क्रैक कर सकते हो। तो कृपया 5-10 मिनट बैठ जाइए और हम एक बहुत अच्छा प्लान अभी आपको दे सकते हैं। अगर आप समय निकाल चुके हो और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कृपया बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज तो मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा गाइस, मेहनत करने की ईमानदारी से ताकत रखना, बिकॉज बिना मेहनत के, बिना स्मार्ट वर्क के आप अच्छे से आगे बढ़ नहीं पाओगे। एंड जरूरत है यह समझने की कि रिक्वायर्ड और राइटफुल थिंग क्या है जो आपने करना चाहिए। प्लीज डू अंडरस्टैंड, मेहनत सभी करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे मेहनत करते हैं। इस बार अगर मैं आपको बोलूं तो फाउंडेशन के अंदर लगभग 13,000 स्टूडेंट्स ही पास हुए हैं फाउंडेशन में। एंड अगर मैं आपको बोलूं तो इंटर के लिए लगभग ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 15% रिजल्ट है और लगभग 70,000 अगर स्टूडेंट अपियर किए हैं तो लगभग 10 से 12,000 स्टूडेंट पास हुए हैं इंटर लेवल पे। दोनों के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का वीडियो साथ में ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सिर्फ आप बोर्ड पे ध्यान रखिए, पढ़ाई करने का तरीका बोल रहा हूं कितना अच्छे से होना चाहिए, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप सिर्फ फोकस करते रहिए। अब इतना रिजल्ट है, ये रिजल्ट पर से आपको लगता क्या है, किस प्रकार का ये रिजल्ट है, मतलब दोनों का परसेंटेज लेवल अगर हम देखें, अब तो मैं तो इंटर के बोथ ग्रुप का परसेंटेज देख ही नहीं रहा हूं, मैं तो इंटर के सिर्फ ग्रुप 1 का परसेंटेज ही देख रहा हूं। इस बार 15% रिजल्ट लगा है ग्रुप 1 का जहां पे लॉ आता है, और फाउंडेशन का ओवरऑल रिजल्ट भी 14-15% लगा है। तो ये रिजल्ट देख के आपको क्या लगता है, क्या इंस्टीट्यूट एवे ही मार्क बांट रही है, क्या इंस्टीट्यूट जिसने सिर्फ पढ़ा है उसको मार्क बांट रही है, या इंस्टीट्यूट उसको मार्क बांट रही है जिसने स्मार्ट वर्क किया है, कंसिस्टेंटली वर्क किया और बहुत अच्छा काम किया है। प्लीज समझिएगा, ये रिजल्ट इटसेल्फ एक बात कहते हैं कि चीजें टफ हो रही है, डे बाय डे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करना बंद कर रही है इंस्टीट्यूट और क्वालिटेटिव वर्क ज्यादा बढ़ा रही है। तो भाई साहब आपको भी क्वालिटेटिव होना पड़ेगा। पहले तो अप्रोच में चेंज करो गाइस, मतलब बोलने में हो सकता है आई एम वेरी सॉरी, पर पहले अगर आपका अप्रोच कुछ अलग है, आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ लॉ पढ़ के हो जाएगा या पढ़ के मैं पास कर लूंगा, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के कृपया खुद के अप्रोच में चेंज करो। इंस्टीट्यूट अभी जो सिर्फ पढ़ रहा है उसको सिर्फ मार्क्स नहीं दे रही, इंस्टीट्यूट उसे पास नहीं कर रही, तो आपको खुद के अप्रोच में चेंज करना पड़ेगा। इस हिसाब से मैंने ओवरऑल स्ट्रेटेजी प्लान किया, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला डू द रिक्वायर्ड एंड राइटफुल थिंग। तो अब रिक्वायर्ड और राइटफुल थिंग क्या है सर, क्या करें हम जिसकी वजह से हम सीए फाउंडेशन या इंटर लॉ पास कर जाए, लॉ हम सब्जेक्ट पास कर जाए, ऐसा हम क्या करें। तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा स्ट्रेटेजी समझेंगे कृपया। अब अगर आपको पास होना है तो पहले आपको यह जानना है कि आप कहां स्टैंड करते हो, आप कहां खड़े हो, आपने अभी तक क्या किया है, किस लेवल, बिकॉज आपको अगर पता ही नहीं आप कहां खड़े हो तो आपकी अगली जर्नी कैसे डिसाइड होगी बच्चों। सो आप पहले यह डिसाइड करो कि आप कहां खड़े हो, क्या आपका लेवल है। अगर आपका लेवल आपको पता चल गया, देन देयर आर चांसेस कि उसके ऊपर हम अगली जर्नी लिख सकते हैं और बहुत आसानी से लिख सकते हैं। मैं हमेशा ये मानता हूं और मैं सबको ये बोलता हूं, ये एविडेंस, हिस्ट्री भी इसका एविडेंस है कि जो प्रॉपर प्लान कर रहा है और उस प्लान को एग्जीक्यूट करता है वो बंदा ऑब्वियसली सक्सेसफुल होता है। सो मैं आपको बोलना चाहूंगा पहले डिसाइड करो आप कहां स्टैंड करते हो। इस हिसाब से आप सीए फाउंडेशन के हो या आप सीए इंटर के हो, दोनों के लिए मैंने 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जमा किए हैं, बेसिक 2 कैटेगरी। एक ऐसे स्टूडेंट्स मैंने जमा किए हैं जो स्टूडेंट्स को मैं मानता हूं कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा, उसके मैंने सिम्टम्स भी नीचे लिखे हैं, डोंट वरी। आप पहले खुद को जज कर लो कि आप हो कौन, मैं जज करने से अच्छा, कोई और जज करने से अच्छा, खुद को जज करो। बहुत अच्छी बात है कि आप पहले डिसाइड करो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या है और फिर आप डिसाइड करो कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं है। अब ये कैसे डिसाइड होगा सर कि हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी स्ट्रांग है यार, बिकॉज सी कंसेप्ट इज द न्यू, कंसेप्ट इज द बेस। कोई भी बिल्डिंग बांधने के पहले आपको एक तगड़ी नींव लगती है। अगर आपको 10-15 मंजिला बिल्डिंग बांधनी है तो आपको कम से कम 2 से 3 फ्लोर का बेसमेंट और नींव बनानी पड़ेगी बच्चों।
और ये न्यू होती है आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बिकॉज जिसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी स्ट्रांग होती है उसको कंसेप्ट्स भी अच्छे से रिटेन होते हैं, कंसेप्ट रिटेन होते हैं, उसको आंसर राइटिंग पॉइंट रिटेन होते हैं, आंसर राइटिंग पॉइंट रिटेन होते हैं तो एग्जाम में लिख सकते हैं। लेकिन कंसेप्ट ही नहीं है तो भैया आंसर राइटिंग पॉइंट कैसे रिटेन रहेंगे, तो एग्जाम में लिखोगे क्या? इसलिए पहले न्यू बनाओ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बेसिस पे खुद को जज कर लो कि आप कहां हो। तो सर इसके सिम्टम क्या है, कैसे डिसाइड करें हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है? इसके कुछ सिम्टम है, इसमें से कोई भी सिम्टम अगर आप कंप्लाई कर रहे हो तो आप उस कैटेगरी के हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लॉ के अंदर जो मार्क्स आए हैं, फाउंडेशन हो इंटर हो डजंट मैटर, सेम लेवल पे मैं इसको एंटरटेन कर रहा हूं। ऑब्वियसली मेहनत का लेवल दोनों का अलग अलग होगा, फाउंडेशन का बच्चा दिन भर बैठ के काम करेगा, इंटर का भी बच्चा दिन भर काम करेगा, टेक्निकलिटी अलग है पर सेम लेवल पे काम करे। अगर आपको 35 मार्क्स से कम है, 35 मार्क्स है उससे कम है, तो मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि देयर माइट बी अ सीरियस गैप बिटवीन योर कंसेप्ट्स, या आपने कंसेप्ट्स को उस लेवल पे पढ़ने की ही कोशिश नहीं की है, इसलिए आपको कंसेप्ट याद नहीं है, इसलिए आपको आंसर राइटिंग पॉइंट्स याद नहीं है, आंसर राइटिंग पॉइंट्स याद नहीं है, चार्ट्स याद नहीं है, तो आप उसको रिटेन नहीं कर सकते, रिटेन नहीं कर सकते तो पूरा आप 100 मार्क्स का पेपर ऑप्ट ही नहीं कर सकते। मैं सबसे पूछना चाहूंगा जिनको 35 मार्क्स है उससे कम है, क्या आपने सच में 100 मार्क्स का पेपर ऑप्ट किया? अगर आपने 100 मार्क्स का पेपर ऑप्ट किया होगा, बहुत कम चांसेस है, 1 और 2% चांसेस है कि भाई साहब आपको 35 के नीचे मार्क्स मिले। तो आप 90% पेपर ऑप्ट ही नहीं कर पाए। आप बोलोगे कि सर 90 पर मेरे को आ सब रहा था फिर भी मैं सिर्फ 90 या 80 मार्क का ही पेपर ऑप्ट किया, तो मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, आपको अगर सब आ रहा था तो ऐसे सिचुएशन में आप 80-90 का पेपर क्यों ऑप्ट किए? इसका मतलब यह है कि आपको रिटेंशन में ज्यादा समय लग गया, आ सब रहा था रिटेंशन में ज्यादा समय लग गया, आपको रिमेंबर करने में ज्यादा समय लग गया, इसलिए 10-15-20 मार्क का छूट गया। और रिमेंबर करने में समय लग गया, इसका मतलब यह है कि आपका कंसेप्ट उतना पॉलिश नहीं है, क्योंकि अगर कंसेप्ट पॉलिश है तो रिमेंबरिंग भी फास्ट होगा ना बच्चों, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो क्या आप कंसेप्चुअली डायलेमा में हो या आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है? हाँ, अगर आपको 35 मार्क्स से ज्यादा है तो मैं ये मान सकता हूं कि आपके कंसेप्ट थोड़े से पॉलिश है, थोड़े से स्ट्रांग है। अब एग्जैक्टली ये मत पूछना कि सर तो एग्जैक्ट 35 मार्क्स है तो क्या है, तो अदर सिम्टम लगा लीजिए कि अदर सिम्टम भी देखिए क्या है, तो उसके हिसाब से जज कीजिए। दूसरा, क्या आपको चैप्टर के सारे नाम याद है? सभी चैप्टर, बैठो पॉज करो चाहिए तो वीडियो को और याद करो सारे चैप्टर्स के नाम क्या है। आपको सारे चैप्टर्स के नाम याद है, उनके वेटेज याद है? अगर आपको सारे चैप्टर के नाम और वेटेज याद नहीं है, किसका कितना वेटेज है, तो इसका मतलब यह है कि आपके प्लानिंग में सीरियस दिक्कत है। आप जिस जंगल में जा रहे हो आपको पता ही नहीं उसका एरिया क्या है, उस जंगल में कहां झाड़ है, कहां गवत है, कहां प्राणी मिलते हैं, कहां सांप मिलता है, कहां हर्बिवोरस एनिमल है, कहां कार्निवोरस है, आपको आइडिया ही नहीं है आप कहां जा रहे हो। आपको चैप्टर के नाम याद नहीं और उसके वेटेज याद नहीं, इसका मतलब आपका प्लान ही नहीं है, सीरियस प्लानिंग मिस्टेक है ये। लेकिन अगर आपको चैप्टर के नाम वगैरह भी याद है, उसका वेटेज भी याद है, तो अच्छी बात है। तीसरा, क्या आपको जब आप लॉ के बारे में सोचते हो आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, आप पैनिक कर जाते हो, क्या आपको दिक्कत लगता है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, ये फीलिंग आता है आपके अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, आप प्रिपरेशन में आपका दिक्कत हो सकता है, या आप कॉन्फिडेंस में रहते हो, थोड़ा सा मॉडरेट कॉन्फिडेंस में रहते हो, नहीं ठीक है यार मैं मैनेज कर लूंगा, तो ठीक है। तीसरी बात, और ये खुद से सच में पूछना, खुद को प्रिटेंड मत करते जाना ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है, प्रिटेंड मत करना, सच में पूछना, क्योंकि अभी अगर आपने खुद का सिचुएशन नहीं जाना तो देयर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि पूरा प्लानिंग रॉन्ग हो जाएगा बेटा, ये आपकी न्यू में बना रहा हूं। नेक्स्ट, क्या आपका अप्रोच कैसा था, कोई स्पेसिफिक प्लान आपने किया ही नहीं था, एग्जाम में बस जो बुक मिली उसको पढ़ते गए, जो लेक्चर मिले रिवीजन लेक्चर यूट्यूब पे उसको देखते गए और जाके एग्जाम में बैठ गए, क्या आपका अप्रोच ये था? अगर आप बुक को पढ़ते गए और रिवीजन लेक्चर देख के अगर एग्जाम में बैठ गए तो आपका एक्चुअल कोई प्लान नहीं है। प्लान में किसको कहता हूं? प्लान में कहता हूं कि भैया अगर फाउंडेशन है तो फाउंडेशन के भैया 30-40-50 मार्क के कॉन्ट्रैक्ट टैक में से भाई साहब मैं कम से कम 30 लेके आऊंगा, बचे हुए कंपनीज एलएलपी में से कम 10-15 लेके आऊंगा, मैं पार्टनरशिप और सेल ऑफ गुड्स में से 10-15 लेके आऊंगा, मैं इसको प्लान कहता हूं। इंटर का है तो इंटर के भाई साहब मैं अदर लॉ में से 20 लेके आऊंगा, 15 से 20 मार्क, मैं एलएलपी में से 8 से 10 मार्क लेके आऊंगा, मैं भैया जो कंपनीज एक्ट है उसमें से 40 मार्क लेके आऊंगा, मैं इसको प्लान कहता हूं। प्लान में इसको नहीं कहता हूं इतने दिन पढ़ूंगा और ये चीज, प्लान का मतलब है कौन से उस सब्जेक्ट के कौन से एरिया से कितना मार्क्स आप लेके आओगे। भैया आप कॉर्पोरेट लॉ से कितना मार्क्स लेके आओगे, आप अदर लॉ से कितना मार्क्स लेके आओगे, बिजनेस लॉ से कितना मार्क्स लेके आओगे, इसे मैं प्लान कहता हूं। अगर ये आपका नहीं है तो आपका प्लानिंग में दिक्कत है। हैव सम प्लान, अगर आपका कोई प्लान था कि नहीं आपको पता था अदर लॉ में से कॉर्पोरेट लॉ में से आप कितने कितने मार्क्स लेके आओगे, तो उसे मैं प्लान कहता हूं बेटा। नेक्स्ट चीज, क्या आपके टेस्ट पेपर से लेके आपका एग्जाम का रिजल्ट डाउनवर्ड है, मतलब टेस्ट पेपर में अच्छे मार्क मिल रहे थे 50, 60, 70 और एग्जाम का रिजल्ट जो है वो डाउनवर्ड है, तो दिक्कत वाली बात है, इसका मतलब प्रिपरेशन में सीरियस लैक है। क्या आपका अगर ऐसा ही कि टेस्ट पेपर में कम मार्क है और एग्जाम में ज्यादा मार्क है, मतलब आप अपवर्ड ग्रोइंग हो,
अगर टेस्ट पेपर में मार्क्स अच्छे थे और आपका रिजल्ट निगेटिव आया, मतलब आप डाउनवर्ड साइड जा रहे हो, तो आपको सीरियस अटेंशन की जरूरत है। लेकिन अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, टेस्ट पेपर से अच्छे है, तो आपका अपवर्ड ग्रोथ है। अब देखो इसमें से मेजॉरिटी पॉइंट जो जहां पे सेटिस्फाई कर रहा है, कृपया लगा देना। 5 पॉइंट के बेसिस पे मैंने सिम्टम लगा दिए है। ये 5 पॉइंट में से अगर आपके मेजॉरिटी पॉइंट यहां के क्वालिफाई हो रहे हैं, तो भैया देयर इज सीरियस लैक इन द प्रिपरेशन। आपने बहुत गाइडेड अप्रोच के ऊपर जाना चाहिए। लेकिन जिसमें यहां के 5 पॉइंट में से कुछ मेजॉरिटी पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो उसने भाई साहब कंसेप्चुअल क्लैरिटी हम थोड़ा मान सकते हैं, उसने रिविजन वाले अप्रोचेस के ऊपर जाना चाहिए। तो पहले भाई साहब मैं चाहूंगा कि वीडियो चाहिए तो पॉज कर लो, पर 1 मिनट सोच लो कि आप कौन हो। आप डिसाइड कर लो आप कौन हो। चाहिए तो लिख के रखो कि भाई साहब, और खुद के बारे में लिखने में क्या शर्म बेटा, नहीं है कंसेप्चुअल क्लैरिटी लिख लो। मेरे में कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज हर सक्सेस की शुरुआत एक वीकनेस अंडरस्टैंड करने से ही होती है। आप जब तक खुद का वीकनेस मुझे पता है मैं सीए बन गया, इंग्लिश मेरा वीकनेस है, इसलिए मैं ऑब्वियसली हर बार जब मैं इंग्लिश में बोलता हूं, इंग्लिश स्पेलिंग लिखता हूं, मैं आज भी वो वीकनेस एक्सेप्ट करता हूं। रेगुलर बैच, फास्ट ट्रैक बैच के स्टूडेंट को पता है कि आज भी मेरे स्पेलिंग ठीक नहीं है, मुझे पता है मेरी वीकनेस है, इसलिए मैंने बाकी सब चीजें बहुत अच्छे से बना के रखी है। पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने का नजरिया, खुद की वीकनेस एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत, वहीं से एक सक्सेस की शुरुआत होती है बेटा। तो पहले डिसाइड कर लो, चाहिए तो लिख लो कि मैं कंसेप्चुअली वीक हूं, लिख लो मैं कंसेप्चुअली मॉडरेट हूं, लिख लो, डिसाइड कर लो आप कौन हो। जिसके मेजॉरिटी पॉइंट्स आप सेटिस्फाई कर रहे हो वो आप हो। सिंपल एज दैट बेटा। फैक्ट्स स्पीक लाउडर देन योर अजम्पशंस बेटा। आई एम वेरी सॉरी टू से, पर फैक्ट आपके अजम्पशन से बेटर स्पीक करते हैं बेटा। तो ये चीज को कृपया याद रखें प्लीज। और अब इसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आप कंसेप्चुअली वीक हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका डाउनवर्ड ग्राफ है, आपका प्लानिंग में वर्किंग नहीं है, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, बोलना थोड़ा सा मुश्किल जा सकता है, बट गो विद द रेगुलर बैच। आई विल रिकमेंड यू कि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप वीक हो, डाउनवर्ड ग्राफ है, जो भी है, आप वापस से रेगुलर बैच के साथ जाइए। अगर आपने ऑलरेडी रेगुलर बैच किया है, अगर आपने रेगुलर बैच ऑलरेडी लेके रखा है, देखो मैं यहां कोई एडवर्टीजमेंट करने नहीं आया बेटा। मतलब ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी खराब करने के लिए मैं मेरा सब्जेक्ट बेचूंगा, प्लीज, इतना भी हम बेकार लोग नहीं है यार, प्लीज। सो अगर आपने ऑलरेडी कोई रेगुलर बैच लिया है, अगर आप उसके साथ सेटिस्फाइड हो, उसके साथ जाओ, किसी भी टीचर का लगाओ यार, सब अच्छा पढ़ाते हैं, आपका ज्वेलअप किसके साथ होता है उससे मैटर करते हैं, पर आपने रेगुलर बैच के साथ जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्यों आपने रेगुलर बैच के साथ जाना चाहिए? देखो क्यों रेगुलर बैच बोल रहा हूं, समझो। आप बोलोगे सर रेगुलर बैच सर बहुत समय लग जाएगा, रेगुलर बैच करने में नहीं लगेगा इतना समय। आप उसको स्पीड में देखो, देखो बेटा, फास्ट लेक्चर्स को स्लो नहीं किया जा सकता, पर स्लो लेक्चर्स को फास्ट तो किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपने फास्ट ट्रैक बैचेस उठा लिए, स्ट्रेट अवे फास्ट ट्रैक बैचेस उठा लिए जो ऑलरेडी फास्ट है। अब जो ऑलरेडी फास्ट है उसको स्लो कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल आपको कोई कंसेप्ट फास्ट ट्रैक बैच में समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसके एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग स्लो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने रेगुलर बैच लिया और आपको कोई कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो आपका अंडरस्टैंडिंग और उसका कंसेप्ट आप फास्ट कर सकते हो। हाँ, यहां एक दिक्कत आ सकती है, सर फिर पैसा कहां से लगाओ, बहुत खर्चा हो गया एक्सेट्रा। बेटा अब ये प्रॉब्लम ऐसे है जो आपको टैकल करने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर देखना पड़ेगा। और मैं ये तो नहीं बोल रहा मेरा ही लगा, मैं तो बोल रहा हूं आपको जो जरूरत है, राइटफुल थिंग एंड द एक्चुअल थिंग जो जरूरी है, वो मैं आपको बोल रहा हूं। क्योंकि देखो अगर आप रेगुलर बैच लोगे, आपको लगता है कि भैया एक लेक्चर देखा है, लेक्चर में सब कुछ समझ में आए, नेक्स्ट लेक्चर में 1.5x की स्पीड के ऊपर भागो। जहां आपको लगता है नहीं 1.5x पे नहीं समझ में आ रहा, स्पीड स्लो कर लो। तो स्लो लेक्चर को फास्ट किया जा सकता है, पर फास्ट ट्रैक बैच को स्लो कैसे करोगे? वो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आई विल रिकमेंड गो विद द रेगुलर बैच। रेगुलर बैच के एडवांटेजेस क्या है? जैसे एटलीस्ट मेरे बैच के मैं एडवांटेजेस बोल सकता हूं, आपको 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। वो 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी न्यू बनेगी, वो न्यू में कॉन्क्रीट प्रैक्टिकल नॉलेज का बैठेगा। हम पूरे के पूरे बैचेस के अंदर सेक्शंस, ई फॉर्म्स कंसिस्टेंट डिस्कस करते हैं। हालांकि फाउंडेशन में ई फॉर्म्स नहीं है, हालांकि इनकॉर्पोरेशन चैप्टर कंपनीज एक्ट वगैरह में है, तो हम उस कंक्रीट के अंदर भी और जितना तगड़ा न्यू बनेगा उतना अच्छा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, प्रैक्टिकल नॉलेज, ई फॉर्म, सेक्शन, ये आपका तगड़ा बेस बनेगा। इसके ऊपर आंसर राइटिंग की बिल्डिंग बनानी चाहिए, एक एक फ्लोर आंसर राइटिंग का आपने रखना चाहिए, जिसकी वजह से न्यू के बेसिस पे सारी चीजें रिटेन हो बेटा। ये तरीका होना चाहिए एक्चुअल पढ़ने का। तो आपको कंसेप्चुअल नॉलेज आएगा, आपको प्रैक्टिकल केस स्टडीज आएंगे, जिससे आपका रिटेंशन। फॉर एग्जांपल तुमने अगर ऑडिट चैप्टर के पहले सत्यम केस स्टडी पढ़ लिया, तो ऑडिट चैप्टर क्यों आया, कैसे आया, ये पता चलेगा। तुमने चार्जेस चैप्टर के पहले किंगफिशर का केस स्टडी पढ़ा, तो चार्जेस चैप्टर क्यों आया पता चलेगा। तुमने फाउंडेशन लेवल पे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का प्रैक्टिकल मेमोरेंडम खोल के देखे, तो आपको पता चलेगा कि भैया मेमोरेंडम क्या है। ये चीजें नहीं करोगे तो बेस क्या है, यो आंसर राइटिंग पॉइंट रिटेन करने का बेस क्या है, न्यू क्या है, कोई नहीं। ऑब्वियस सी बात है, वो उड़ जाएंगे इधर उधर। जो चीज न्यू से, ग्राउंड से बहुत अच्छे से अटैच नहीं होती, अक्सर वो इधर उधर हो जाती है। वही उसी प्रकार आंसर राइटिंग पॉइंट का है।
नेक्स्ट चीज, आंसर राइटिंग प्रॉपर बैच के अंदर होता है। प्रॉपर हमारे रेगुलर बैच में इंटर के 200 क्वेश्चंस के आसपास हम सॉल्व करवा लेते हैं, टेस्ट पेपर सॉल्व करवा लेते हैं। फाउंडेशन के बैच के अंदर पूरा आंसर राइटिंग का डिस्कशन होता है, उसका प्लेलिस्ट मिलता है राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। नीचे ओवरऑल आप सब्जेक्ट का परफेक्ट प्लानिंग टीचर पे छोड़ दो। हमारे इसमें बेसिकली 1 से 2 सेशन ऐसे होते हैं जो आपको प्लान करके देते हैं कि भैया बैच होने के बाद ये करना है, बैच होने के बाद ये करना है, ऐसे ऐसे जाना है। और अगर आप सोच रहे हो कि रेगुलर बैच करने में बहुत समय लगेगा, तो मैं आपको बोलूं वापस से 160 घंटे आपको रेगुलर बैच के लिए सिर्फ लग रहे हैं, 160 आवर्स। ठीक है, कोई भी फाउंडेशन ले लो, इंटर ले लो, 160 आवर्स के अंदर आपका रेगुलर बैच। फाउंडेशन में तो और कम लगेंगे, मैं इंटर का 160 आवर्स बोल रहा हूं। और अगर आप इसको 1.5x की स्पीड के ऊपर देखो तो 100 से 110 घंटे आपको लग सकते हैं। और 1.5x पे ही देखना है। जहां आपको लगता है कि नहीं भैया मुझे तकलीफ हो रही है, वहां पे स्पीड स्लो कर लो ना। लेकिन नॉर्मल पूरे लेक्चर 1.5x की स्पीड पे देखो तो 100 से 110 घंटे लगेंगे। इसके ऊपर आप टॉपअप करो 2 चैप्टर वाइज रिविजन्स, जो हम ही देंगे आपको, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। इसके ऊपर आप टॉपअप करो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। मैं आने वाले 15 नवंबर से लगभग 15 से 20 नवंबर में क्वेश्चन आंसर डिस्कशन शुरू कर रहा हूं इंटर का। फाउंडेशन का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हो चुका है, नीचे प्लेलिस्ट देके रखिए, लिंक के अंदर देखिए। ये क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में करूंगा, पूरे क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट वाले सारे डिस्कस करेंगे क्लास में। फाउंडेशन के लिए कर चुके हैं, इंटर के लिए भी कर रहे हैं। ये आप देखिए, इसमें हार्डली 20 घंटे आपका फर्दर जाएगा। टोटल आपका पैकेज 150 घंटे से 200 घंटे में हो सकता है पूरा लॉ प्रिपेयर। 150 to 200, चलो मैक्सिमम 200 आवर्स भी अगर हम लेके गए बच्चों, 70 दिन है यहां से, 70 डेज, 5-10 दिन कम ज्यादा जो आप अगले 5-10 दिन में आप वीडियो देखोगे उनके लिए। लेकिन अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी और आप एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जिसके चांसेस ज्यादा, अगर आपको कंसेप्ट में ही दिक्कत है, बहुत कम मार्क है, और एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में 70 दिन अगर आप 4 घंटा भी दो वीकेस्ट सब्जेक्ट के लिए, आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट मानेंगे नहीं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो भी आपके 280 आवर्स होते हैं। मैं तो 3 ही लिखने वाला था, फिर भी मैं 4 आवर लिख रहा हूं। मतलब अगर आप 12 घंटा पढ़ रहे हो, 12 से 13 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा, 12 घंटे में से 4 घंटे इसके लिए दो, बचे हुए 8 से 10 घंटे बचे हुए सब्जेक्ट्स के लिए दो। पूरा सब्जेक्ट के लिए समय देना भी नहीं है, 4 घंटा डेली दो, बस आपका एक ग्रुप कंफर्म हो जाएगा एंड ये स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। रेगुलर बैच का तो भाई साहब मैं एज गुड एज बोलता हूं, 90% चांसेस है कि अगर आप पूरे प्लान पे वर्क करो अच्छे से, जो मैंने बोला, तो 90% चांस है आपको एग्जाम्शन आएगा। 90% चांस मैं लिख के दे सकता हूं। लास्ट बैचेस में इंटर में मोर देन 200 एग्जाम्शंस, मोर देन 200 एग्जाम्शन। लगभग 50 से 60 लोग 70 प्लस का स्कोर लेके आए हैं, 70 प्लस का स्कोर। तो बात को जरा समझो, फाउंडेशन लेवल पे तगड़े मार्क्स लेके आ रहे, 60, 70, 75, व्हाटएवर इट इज। सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट कि भाई साहब अगर आपको कंसेप्चुअल दिक्कत है तो आपको एक गाइडेड अप्रोच की जरूरत है, गाइड की जरूरत है। जिस जंगल के बारे में आपको नहीं पता, उस जंगल में आपका हाथ पकड़ के कोई लेके जाए, ऐसे पर्सन की जरूरत है। और मैं ये बोल ही नहीं रहा मेरा बैच ज्वाइन करो, किसी का भी ज्वाइन करो, जो आपको पहले डेमो लेक्चर्स देख लो, अच्छे से पढ़ लो, मेरे देखने नीचे देख लो, प्लेलिस्ट की लिंक दी है, और अच्छे से गाइड करके हुए प्रिपेयर करो। ऐसा ना हो आप जा रहे हो वहां पे और आपको पता ही नहीं क्या कर रहे कि भैया कौन से पार्ट का वेटेज क्या है। बस किसी का रिवीजन लेक्चर देख लिया भाई साहब, किसी का सुन लिया 2-4 लेक्चर, प्रिपेयर इन 20 आवर्स, प्रिपेयर इन 24 आवर, प्रिपेयर इन 100। ऐसे नहीं होगा ना बेटा। सीए कर रहे हैं, उसका रिजल्ट परसेंटेज देखो, बोथ ग्रुप का सीए इंटर का पासिंग परसेंटेज 8-10% है भाई साहब, उससे भी कम, ज्यादा नहीं। सीए फाउंडेशन का पासिंग परसेंटेज 13%। अरे इंस्टीट्यूट भाई साहब इस बात पे आई है कि क्वालिटेटिव पर्सन को ही पास करेंगे, और तुम बातें कर रहे हो रिवीजन लेक्चर देख के पास हो जाओगे। नहीं होगा, आई एम वेरी सॉरी टू से, नहीं होगा। चलो अब ये उनकी बात हो गई। अब उनकी बात करते हैं कि भाई साहब जिनको खुद के कंसेप्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस है, उनकी बात करते हैं। जिनको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है, मॉडरेट कॉन्फिडेंस है, उनको भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। आपको भी नहीं छोड़ रहा हूं भाई साहब मैं, आप भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाओ। क्या आपका स्कोर 50 मार्क्स से कम है, 50 मार्क है उससे कम है, क्या आपका स्कोर 50 मार्क्स से ज्यादा है? हो सकता है कि लॉ के अंदर आपको 50 से ज्यादा मिले और बचे हुए सब्जेक्ट की वजह से फेल हुए हो, तो ऐसा ठीक है, इतना मेहनत की जरूरत नहीं। 50 से ज्यादा स्कोर है मतलब अच्छी सिचुएशन है, थोड़ी थोड़ी, बहुत अच्छी नहीं, थोड़ी। और 50 से अगर कम स्कोर है तो भाई साहब प्रिपरेशन तो लगेगा, क्योंकि अपने को लॉ को एग्जाम्टिंग सब्जेक्ट बनाना है। एग्जाम्शन चाहिए भाई साहब, 60 मार्क तो चाहिए कि किसी और सब्जेक्ट को लेके आए, इसलिए ध्यान देना। सो अगर आपको 50 से कम मार्क्स है, 50 से कम मार्क्स है, तो कंसेप्ट हो सकता है आपके पॉलिश हो, लेकिन कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी। पहले तो फास्ट ट्रैक लेक्चर्स के साथ जाओ, दोनों फास्ट ट्रैक लेक्चर, इंटर हो फाउंडेशन हो, नीचे प्लेलिस्ट दिए, जाओ बिंदास देखो उसको। 1.1x 1.5x 2x जो स्पीड के ऊपर चलाना है चलाओ। जहां दिक्कत आई वहां स्पीड स्लो कर लेना, जहां आपको सब पता है वहां स्पीड फास्ट कर लेना। देखना सब कुछ है,
सिंपल एज दैट, देखना सब कुछ है भाई साहब। दूसरा, उसके क्वेश्चन आंसर सेशन फाउंडेशन के ऑलरेडी प्लेलिस्ट में नीचे दिए हैं। इंटर की प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं 15 से 20 नवंबर में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के लिए खुद आ रहा हूं मैं। डेली बेसिस पे मॉर्निंग 7:45 बजे शुरू करेंगे, 10:15 बजे खत्म करेंगे। आ जाइए मेरे साथ, पूरा फास्ट ट्रैक कंप्लीट कर लीजिए। 7:45 8 बजे से 10:15, 15 से 20 नवंबर डेट अनाउंस कर दिया। आ जाइए मेरे साथ डिस्कस कीजिए, फास्ट ट्रैक लेक्चर्स देखिए, रिविजन बुक्स प्रॉपर रेफर कर दीजिए, जो आपको जरूरी है। जो लास्ट 24 आवर में बुक आपके साथ रहेगी वो काम की है। ये है उनके लिए जिनके 50 मार्क्स से कम है। जिनके 50 मार्क्स से ज्यादा है, आपको ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। आप चैप्टर वाइज रिवीजन के ऊपर सीधा शिफ्ट हो जाइए। चैप्टर वाइज रिवीजन में अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको दिक्कत लग रही है कि भाई ये चैप्टर वाइज रिवीजन इसका थोड़ा फास्ट लग रहा है, मेरे को दिक्कत है, क्योंकि देखो चैप्टर वाइज रिवीजन तो फास्ट ही रहेगा बेटा, चैप्टर वाइज रिवीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। और जो चैप्टर वाइज रिवीजन आपको दिक्कत दे रहा है उसके लिए फास्ट ट्रैक लेक्चर देख लीजिए। सो चैप्टर वाइज रिवीजन सभी लेक्चर्स के लिए, और जिसमें आपको क्वेश्चन आ रहा है, क्वेरी आ रहा है, उसके साथ में स्पेसिफिक टॉपिक का फास्ट ट्रैक लेक्चर देख लीजिए। स्पेसिफिक टॉपिक का फास्ट ट्रैक लेक्चर देख लीजिए, तो इससे आपका काम बन जाएगा। साथ में आप क्वेश्चन आंसर सेशन, अच्छा ये कितने बार चैप्टर वाइज रिवीजन? 2 बार करना है भाई साहब, मिनिमम 2 बार चैप्टर वाइज रिवीजन। क्वेश्चन आंसर सेशन मेरे साथ देख लीजिए, 20-25 घंटे का है, और साथ में रिवीजन बुक से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। जो लास्ट 24 आवर में यूज करोगे वो बुक चाहिए आपको। अब इसके अंदर फाउंडेशन के लिए कौन सी बुक यूज करनी चाहिए? तो फाउंडेशन में 2 नोट्स यूज करो हमेशा, रेगुलर नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जो मैं क्लास के अंदर देता हूं, किसी से मैनेज कर सकते हो तो ले लो, और क्वेश्चन आंसर बुक। जो बच्चा फाउंडेशन का हमारा क्वेश्चन आंसर बुक पूरा सॉल्व कर लेगा, आपके फेल होने के चांसेस आते ही नहीं है। सॉल्व करो, चेक करो, सॉल्व करो, चेक करो, खुद को ठीक करो, सिंपल एज दैट। 100-150 सवाल, 200 सवाल फाउंडेशन के कर लिया, बात खत्म। ठीक है, सॉल्व करो, चेक करो। लेकिन अगर आप सीए इंटर के स्टूडेंट हो तो आप वाव बुक यूज करो, 150 पेजेस के अंदर पूरा 100 मार्क है। आप वाव चार्ट्स यूज करो, लगभग 50 पेजेस में 95 मार्क्स का कवरेज देके रखा है सिर्फ 50 पेजेस के अंदर। और आप यूज करो क्वेश्चन आंसर बुक, 500 से 600 क्वेश्चन है, इतने कर लिए तो भैया भगवान से थोड़ी मिल रहा है, हो गया। सर इन सब के लिए समय कितना लगेगा? या अच्छा ऐसा नहीं ये मेरी ही बुक लो, ये तो मेरे लेक्चर के साथ जाती है फास्ट ट्रैक लेक्चर, जो यूट्यूब पे फ्री है। मेरे फास्ट ट्रैक लेक्चर सारी यूट्यूब पे फ्री है, नीचे प्लेलिस्ट देके रखी है। सारे फास्ट ट्रैक, फाउंडेशन के फास्ट ट्रैक नीचे प्लेलिस्ट है, इंटर फास्ट ट्रैक नीचे प्लेलिस्ट है, सारे फ्री है, देख लो। वो उसके साथ ये बुक जाती है, इसलिए बोल रहा हूं, किसी और का यूज करना है और का करो, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई करो, दैट इज इंपॉर्टेंट बेटा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। नीचे फास्ट ट्रैक लेक्चर्स लगभग 60 घंटे आपको लगेंगे अगर आप देखते भी हो तो। जो सिर्फ चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हो, छोटे मोटे फास्ट ट्रैक लेक्चर कर रहे हैं, मैक्सिमम 60 आवर्स, चलो मैक्सिमम 60 आवर्स, उससे तो कम ही लगेंगे। बच्चे तो एडवांटेज ही है ना, पर अपन ने पेसिमिस्टिकली प्लान करना चाहिए कि कुछ गलत हुआ तो क्या। 60 लेक्चर, 60 घंटे प्लस 24 चैप्टर वाइज रिवीजन के आवर्स प्लस 24 क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के आवर्स, लगभग आगे जमा कर लीजिए 100 से 120 घंटे। अगर आप 70 दिन 2 घंटे भी बैठते हो तो भी 140-150 घंटे होते हैं बेटा। इट्स नॉट अबाउट 2-4 दिन में खत्म करना है, प्लीज डू अंडरस्टैंड। ये पूरा प्लान इसलिए नहीं बनाया है कि 2-4 दिन में खत्म करना है, ये प्लान बनाया इसलिए है कि कंसिस्टेंट 70 डेज तक वेट काम करो, एंड के 5 दिन रिवीजन के लिए दो, बहुत सी बातें, काम हो जाएगा। ये अगर आप करते हो तो बहुत अच्छे चांसेस है आप पास हो जाओगे, बहुत अच्छे चांसेस। मतलब जो पहले तो आप खुद का, वापस बोलता हूं, रिक्वायर्ड एंड राइटफुल थिंग करना है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ रिजल्ट बहुत बेकार लग रहे हैं। जब तक आप लिखोगे नहीं, राइटफुल थिंग करोगे नहीं, लिख के पास होगे नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता बेटा। इसलिए पहले खुद को पहचानो कि आप कंसेप्चुअली वीक हो, कॉन्फिडेंस नहीं है। मेजॉरिटी पार्ट देखो कौन सा है। अगर आपको 35 के नीचे मार्क है, आपका प्लान नहीं था, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, डाउनवर्ड ग्राफ है, ऑब्वियस सी बात है, खुद को पहचानो, जाओ रेगुलर बैच लो। ठीक है, कुछ चीजों के लिए बात रही है पैसे की, तो कुछ चीजों के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जो बहुत ही फाइनेंशियली बैकवर्ड है, सच में उसके पास डॉक्यूमेंटेशन है, प्रूफ्स है, तो हमारे सेल्स टीम को कॉल करो, हम ट्राई करेंगे कि आपको हेल्प कर सकते हैं क्या। पढ़ाई करना जरूरी है। दूसरी बात, अगर आपके कंसेप्ट मेजॉरिटी इधर के पॉइंट सॉल्व करते हो कि सर नहीं मुझे 35 के ऊपर मार्क है, मुझे कॉन्फिडेंस भी है, इस बार थोड़ा बहुत गलती हो गया, ये चीज हैव सम प्लान, कुछ प्लान है, अपवर्ड ग्राफ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके अंदर जिनका भैया दिक्कत है बहुत सारा, रेगुलर बैच करना चाहिए, ये सारे एडवांटेज के साथ आएगा। एक प्रॉपर गाइड मिलेगा जो हाथ पकड़ के हैंड होल्डिंग करके पहुंचा देगा। लेकिन अगर आप अच्छे हो ऑलरेडी तो फास्ट ट्रैक देखो, रिवीजन लेक्चर्स देखो, बुक्स अच्छी यूज करो, लास्ट 24 घंटे के लिए यूज करो। और अगर मैं आपको बोलूं भाई साहब, अगर मैं आपको बोलूं तो 2 चीजें इसके ऊपर एडिशनली टॉपअप कर लो, चलो 2 चीजें इसके ऊपर एडिशनली टॉपअप कर लो, बस खत्म। दोनों प्लान्स के अंदर 2 चीजें टॉपअप कर लो, खत्म बात। हो ही नहीं सकता कि आपका नेगेटिव रिजल्ट आएगा लॉ में, हो ही नहीं सकता। पहला, ऐड कर लो टेस्ट सीरीज, इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट सीरीज दे दो, कोई भी प्राइवेट टेस्ट सीरीज दे दो, हमारा ही देना जरूरी है, कोई भी दे दो ऑल ओवर इंडिया। ऐसा नहीं कि भैया एकत्वम का ही, नहीं, कोई भी दो, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। टेस्ट सीरीज 1-2, उसमें से गलतियां पहचानो। एक फुल 100% 100 मार्क्स का टेस्ट सीरीज होना चाहिए, लगाओ। हो सकते तो 2 50 मार्क्स का एक टेस्ट सीरीज, एक 100 मार्क्स का टेस्ट सीरीज, हो सके तो 2 दे दो। समय है, 2 महीने 2.5 महीने समय है, बिल्कुल देना चाहिए। उसके बाद में दूसरी चीज,
टेस्ट सीरीज के साथ। और क्या कर सकते हैं, तो ट्राई करो थ्योरी पेपर का एक ही मूल मंत्र, थ्योरी पेपर का एक ही मूल मंत्र, मैं एक ही मूल मंत्र देना चाहूंगा थ्योरी पेपर का, और ये गुरु मंत्र करके याद रखना, गुरु मंत्र करके याद रखना। मैं लिख के दे सकता हूं आपको, आप किसी को भी पूछ लेना जिसका अच्छा स्कोर है लॉ में, बस एक सवाल पूछना, क्या तूने 100 मार्क का पेपर ऑप्ट किया था क्या? जितने भी बच्चे लॉ में अच्छे मार्क्स से पास होते हैं उनका हमेशा लॉ का पेपर 95 मार्क्स, मैं 90 भी नहीं बोल रहा, 95 मार्क्स से 100 मार्क्स का पेपर उनका ऑप्ट होता है। अगर क्योंकि थ्योरी पेपर में 15-20 मार्क्स स्टैंडर्ड डिडक्शन के कट्टे हैं बेटा। तुम पेपर ही 80 मार्क का सॉल्व करके आए, मुझे बताओ, तुम 80 मार्क का पेपर सॉल्व करके आए, 20 मार्क स्टैंडर्ड डिडक्शन के कट गए हर क्वेश्चन के, और 10-15 मार्क का तू गलत करके आया, गया ना भाई, गया, खत्म है बात। 80 मार्क का पेपर सॉल्व करेगा, कैसा पास होगा मेरे को बता भाई? 20 मार्क स्टैंडर्ड डिडक्शन के, 10-15 मार्क का तू गलतियां करके आया है, बचे हुए क्वेश्चन का कंटेंट ठपा हो सकता है, उसमें आधी आधी मार्किंग हो जाएगी, कैसे पास होगा? लॉ का पेपर भाई साहब 90 मार्क के नीचे सॉल्व ही नहीं होना चाहिए। चाहिए तो पहले 5-10 क्वेश्चन में 1-1, 2-2 पॉइंट कम लिखो, पर 100 मार्क का पेपर आना चाहिए। ओवरऑल पर क्वेश्चन के अंदर एवरेज मार्किंग अच्छा होना चाहिए। गुरु मंत्र लिख के ले लो मेरे से ये, अगर तुम 100 मार्क का पेपर लॉ का लिख के आ रहे हो, बहुत अच्छा चांस है, हर केस में नहीं पर बहुत अच्छा चांस है कि आपका स्कोर हमेशा 50 के ऊपर जाएगा। ये बहुत अच्छा चांस है। देखो मैं दिल से बोल रहा हूं और पूरे तरीके से ट्राई कर रहा हूं आपको सही चीज समझाने का। अब देखो कैसा है भाई, ये हाईवे है, ये हाईवे से चलोगे सीए बनने के चांसेस है। ये मैंने जो बोला नहीं प्लान, ये हाईवे है, इससे आप जाओगे, फुल स्पीड में जाओगे, अच्छे से जाओगे, सीए बनने के, इंटर पास होने के, फाउंडेशन पास होने के चांसेस है। पर इसमें से आपने कोई कट मार दिया कि मैं मेरा फुटपाथ ढूंढूंगा, शॉर्टकट ढूंढूंगा। हाईवे स्ट्रेट है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए, फेल्यूर से पास होने के लिए स्ट्रेट लाइन ही मिनिमम डिस्टेंस होता है। पॉइंट ए से पॉइंट बी, फेल्यूर से पास होने के लिए स्ट्रेट लाइन एक मिनिमम डिस्टेंस है। आपने बीच में शॉर्टकट मारा, नीचे से निकले, जाना चाहे, डिस्टेंस बढ़ गया भाई, डिस्टेंस बढ़ा, टाइम बढ़ा। बात को समझो प्लीज, ठीक है? ये हाईवे है, ऐसे ही जाना है। और ऐसा नहीं है कि कुछ भाई साहब बहुत इजी हाईवे है, मेहनत तो करना पड़ेगा। पहला ही पॉइंट बोला, रिक्वायर्ड एंड राइटफुल थिंग करना पड़ेगा, तुम्हारा मन हो या ना हो। देखो मैंने मेरे हिसाब से तो बेस्ट प्लान दे दिया आपको, अब आपकी मर्जी है आप क्या करना चाहते हो। आंखें खोलना मेरा काम है, बट आंखें खुली रखना और दुनिया को देखना आपका काम है। मैं घोड़े को पानी तक लेके जा सकता हूं, पर पानी पीना तो उसी का काम है ना भाई। मैं ये बोल दिया, ये करो, ये जरूरी है, पर कुछ रीजंस की वजह से अगर आप सोचते हो कि नहीं यार ये नहीं करना, इट्स ओके, कोई भी रीजन हो सकता है। इट कैन बी ए टाइम रीजन, इट कैन बी ए रिलेशन रीजन, किसी का कोई सेलिब्रेशन है, किसी का शादी है, किसी का बर्थडे है, किसी को फाइनेंशियल करंट है कि मेरे को बैच ही नहीं लेना। यू कैन ट्राई योर ओन थिंग्स, यू कैन डू योर ओन थिंग्स, बट वही है, पॉइंट ए फेल्योर से पास का मिनिमम डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन होता है ज्योमेट्रिकली। आप खुद के हिसाब से कुछ भी नया डायरेक्शन निकाल लोगे, इट्स योर टाइम, इट्स योर एफर्ट्स जो वेस्ट हो सकते हैं। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता वेस्ट हो जाए, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रह के मदद करनी है। होगा, क्यों नहीं होगा, सही रास्ता पकड़ूंगा, सही चीज करूंगा, सही एफर्ट डालूंगा, भगवान को हाथ जोड़ूंगा, डेली बेसिस पे काम करूंगा, रिजल्ट देना ना देना उसका काम है। पर मैं ये कंफर्म बोलता हूं, इतनी मेहनत करने के बाद आपको खुद को समझ में आ जाएगा भाई साहब कि नहीं आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और ये मैं लिख के दे सकता हूं कि अगर आप ये प्लान फॉलो करो तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ये आपको पता रहेगा। ये ओवरऑल चीज आपने करनी चाहिए और आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए। लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट जो मैं बताना चाहूंगा, ये पूरे अवर्स को आपने इंपॉर्टेंट, अब देखो ये मैंने पूरे अवर लिखे रेगुलर बैच के, अगर आप रेगुलर बैच करो तो ये टोटल 150 आवर्स में से पढ़ते वक्त आपने इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करनी है, आपको लगने वाली डिफिकल्ट चीजें मार्क करनी है, आपको लगने वाली लेट्स से आपको लगने वाली इंपॉर्टेंट चीजें, आपको लगने वाली डिफिकल्ट चीजें मार्क करनी है, आपको लगने वाली स्पेशल एडजस्टमेंट्स आपने मार्क करनी है। और ये सब चीजें ऐसे मार्क करके रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करके रखने, ये ऐसे मार्क करने कि लास्ट 24 आवर्स में रिवाइज हो जाए। बच्चे मुझे बोलते हैं सर मैं पढ़ता हूं पर मेरे को याद ही नहीं रहता। बेटा पढ़ता हूं पर याद नहीं रहता, आपको बताऊं एक सिंपल फैक्ट बताता हूं, ये सुन के थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि कैसा, पर ये सही है, आप थोड़ी देर सोचोगे तो समझ में आएगा। आपको पढ़ के अगर याद नहीं रहता ना, मैं आपको एक सिंपल बोलूं, आपकी मेमोरी 24 आवर्स की तो कम से कम होगी ना बेटा, कि अभी कुछ पढ़ा होगा तो 24 घंटे तक याद रहेगा, ये तो कंफर्म होगा। इतनी बुरी तो हालत नहीं होगी कि अगर इतना आप 12वीं वगैरह पास करके आए, फाउंडेशन पास करके आए, इतना तो आपका होगा ना कि ये अभी पढ़ा तो 24 घंटे तक याद रहेगा। इतनी ही जरूरत होती है, इतनी ही जरूरत होती है। कुछ नहीं करना है, 150-200 घंटा रेगुलर बैच करना है, फास्ट ट्रैक बैच का 100-120 घंटा देना है, ठीक है। और इसको क्रंच करना है ऐसा कि लास्ट 24 आवर्स में आप इसको रिवाइज कर पाओ।
अगर आपने पूरे सिलेबस को ऐसा क्रंच कर दिया कि लास्ट 24 घंटे में रिवाइज कर पाओ, तो करो लास्ट 24 घंटे में जो चीजें मार्क की है रिवाइज। अगले 24 घंटे तो याद रहेगी ना बेटा, अगले 24 घंटे याद रहेगी, पेपर एंड होने तक ही याद रखनी है। उसके बाद भूल भी गया तो इट्स ओके, वापस कभी रिवाइज कर लेंगे। लेकिन सिंपल टेक्निक ये है कि पूरे 150-200 घंटों को क्रंच करके ऐसा ला लो कि 24 घंटे में सब कुछ रिवाइज कर सकता हूं। बस ये 24 घंटे में सब कुछ रिवाइज कर सकता हूं, एग्जाम के पहले 24 घंटे तक के रिवाइज करना है, 24 घंटे में रिवाइज करना है। वो मेमोरी तो 24 घंटे तक रहेगा ना मिनिमम, वो मेमोरी तो एक दिन तक रहेगा ना। एक दिन में पेपर लिखो, बाद में भूल भी गया तो क्या, मार्क्स आ गया ना भाई, बात खत्म। पूरा स्ट्रेटेजी इसके ऊपर है कि पूरा का पूरा क्रंच करके, रेगुलर बैच भी है पूरा का पूरा क्रंच करके हम 24 घंटे पे लाएंगे, फास्ट ट्रैक बैच भी है पूरा का पूरा क्रंच करके हम 24 घंटे पे लाएंगे। ऐसा बना के रखेंगे कि 24 घंटे में रिवाइज हो जाना चाहिए। और अगर ऐसा, और एंड में तो मैं आ ही रहा हूं, मैं चैप्टर वाइज रिवीजन लेके आ रहा हूं, मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस लेके आ रहा हूं, मैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस की लिस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी लेके आ रहा हूं आपके एग्जाम के लिए अगले 1.5-2 महीने के अंदर। वो आपको एंड में पढ़ना है, दैट्स इट। ये हाईवे है, ऐसा प्रिपेयर करना चाहिए। ये चीजें अगर आप करोगे तो आपका काम हो जाएगा, दैट्स इट। सर फिर भी हमें बताओ कि हमको कितने क्वेश्चन करने चाहिए, पढ़ने चाहिए। पढ़ने हैं ही नहीं, आपने लगभग 150 के आसपास क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, भले ही आप फाउंडेशन के हो भले ही इंटर के हो। फाउंडेशन में तो मिनिमम 150 आपने सॉल्व करने हैं, इंटर पे तो अगर आप 200 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो करो। हमने रेगुलर बैच के अंदर ये सॉल्व करवा लिया, फास्ट ट्रैक बैच में हमने होमवर्क दिए है, हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का सेशन लेके आ रहे, तो आप वो भी कर सकते हो। क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ो, पॉज कर लो लेक्चर, क्वेश्चन लिख के देखो और फिर डिस्कशन में मुझसे आंसर सुन लो, ये भी आप कर सकते हो। करने वाले को तरीके हजार, उसमें से सही तरीके मैं आपको बता रहा हूं। और करने वाला चाहिए, नहीं करने वाला उसको हजार तरीके कौन से। बस ये बोल के मैं हमारे 2 शब्द, संपूर्ण 2 शब्द से ज्यादा 200 शब्द खत्म करता हूं। आई होप सो, बहुत पॉजिटिवली वीडियो बनाया है भाई साहब। अगर आपको पसंद आया, अगर आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया, अगर आपको मेरा प्लान पसंद आया, आपको लगता है कि टीचर ने या मैंने एफर्ट डाला है ये चीज़ को समझाने के लिए आपको कि आपकी कौन सी ज़रूरत है, तो एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को उस पर्सन को शेयर कर दीजिएगा जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके एग्जाम तक के और उसके बाद भी आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मैक्सिमम लोगों से शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय।